आज हम सभी लोग मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद द्वारा संचालित सीएम सीएलडीपी जो कार्य योजना है उसके अंतर्गत बीएसडब्ल्यू एमएसडब्ल्यू के छात्रों के साथ उनका जो असाइनमेंट एवं प्रोजेक्ट रिपोर्ट कार्य है जैविक खेती एवं जैविक खेती की विभिन्न विधाओं एवं प्रमाणीकरण से संबंधित जानकारी के लिए आज का जो फील्ड वर्क है उसके अंतर्गत सेक्टर क्रमांक 5 के अंतर्गत ग्राम पुआरिया के कृषक श्री कुलदीप कौरव जी के यहाँ फील्ड विजिट में आए हुए हैं और बीएसडब्ल्यू एमएसडब्ल्यू सभी छात्रों को जैविक खेती एवं उसकी विधाएं एवं जैविक प्रमाणीकरण से संबंधित जो उनका असाइनमेंट एवं प्रोजेक्ट रिपोर्ट उनको तैयार करनी है उस विषय में कृषक एवं विषय विशेषज्ञों से जानकारी प्राप्त करेंगे। आज मैं बता दूं इस वीडियो के माध्यम से और जो जन अभियान परिषद के जो स्टूडेंट और जो हमारी ब्लॉक समन्वय अधिकारी सुश्री स्मिता दांद्रे जी, जिनके द्वारा हमारे जो फील्ड वर्क हमारे जो फॉर्म है वहाँ पर स्टूडेंट लोगों को लाकर जो हम उनको जानकारी देंगे और जिसके तहत हम आजीविका मिशन, प्राकृतिक खेती, जैविक खेती, हॉर्टिकल्चर आदि संबंधित जानकारी सभी उपलब्ध कराएंगे। आइए चलते हैं फील्ड वर्क पर। पहले तो मैं बता दूं, प्राकृतिक खेती करने के लिए आपके पास में एक गाय का होना कंपलसरी है। अगर आपके पास में एक गाय है तो आप समथिंग 30 एकड़ जो साइंटिफिक है, गूगल है, आप करके देखिएगा, 30 एकड़ खेती एक गाय से की जा सकती है, जो कि देसी होना चाहिए। और उसके मूत्र में, गोबर में जो सूक्ष्म तत्व पाए जाते हैं वो समथिंग 32 करोड़ तक 1 ग्राम गोबर में, जो सुभाष पालेकर जी का कहना है, जो शून्य बजट खेती होती है। इसके बाद आपका जो मूत्र झेलने का तरीका है वो साफ सुथरा होना चाहिए कि वो डायरेक्ट आके आपके एक जगह इकट्ठा हो जाए और आप उससे जो प्राकृतिक खेती में लगने वाली खाद है वो बना सकें। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि प्राकृतिक खेती करने के लिए 4 चक्र होना आवश्यक है। पहला हो गया आपका जीवामृत, दूसरा हो गया बीज अमृत, तीसरा हो गया आच्छादन, चौथा हो गया बसपा। तो मैं सबसे पहले ये सुभाष पालेकर जी का कहना है, ये 4 तरीके से आप प्राकृतिक खेती शून्य बजट पर कर सकते हैं। पालेकर जी कौन है? ये मतलब जो प्राकृतिक खेती है जिस पर इन्होंने वर्क किया है, जीरो बजट इनके द्वारा निकाली गई है, जिससे कि किसान का कम खर्चा हो, अधिक उत्पादन मिले और घर पर जो उपलब्ध सामान है उसी से ही खाद बनाया जा सके। तो मैं पहले पॉइंट की बात करूं, जीवामृत। अब जीवामृत बनाने का तरीका और जीवामृत क्या होता है। जीवामृत कहा जाए तो प्राकृतिक खेती जो की जाती है उसका एक केंद्र बिंदु है जिसके माध्यम से प्राकृतिक खेती की जा सकती है, खाद की पूर्ति करता है। इसको बनाने के लिए सबसे पहले आपके पास में 10 केजी गोबर होना चाहिए, वो ताजा। दूसरा हो गया 10 लीटर गोमूत्र होना चाहिए, 1 किलो बेसन हो गया, 1 किलो गुड़ हो गया और 100 से 200 ग्राम बट के पेड़ के नीचे की मिट्टी। 20 लीटर के समथिंग आपका ये जीवामृत तैयार हो जाएगा। 20 लीटर जो आप जीवामृत बनाएंगे इससे समथिंग आप 2 एकड़ तक की खेती तैयार हो जाएगी। इतना मटेरियल बनाने के बाद आपके पास में जो 10 किलो है, 10-10 किलो करके 2 भाग में बांटेंगे और उस 10 किलो को आप 200 लीटर टैंक में डाल के 1 एकड़ में डाल सकते हैं। और इसको भी आपको 2 तरह से डालना है। पहला तरीका वेंचुरी होता है, हाँ, 200 लीटर की टैंक में मिक्स करके वेंचुरी के माध्यम से आप खेत तक पहुंचा सकते हैं। जहाँ पे आपका नलकूप रहेगा उस साइड लगाएंगे और ये आपका दूसरा साइड हो गया पाइप लगाने की जगह। और इसके बाद जो ये क्या बोलते हैं, नोजल या बॉल बोल सकते हैं इसे। तो आप जैसे ही इस बॉल को बंद करोगे, नीचे की बॉल बंद करेंगे तो ऊपर से प्रेशर बनेगा और प्रेशर बनेगा तो ये वेंचुरी खींचेगी। हाँ, इसको स्प्रे में भी ले जा सकते हैं और 16 लीटर के पंप में भी डाल सकते हैं। हाँ, टंकी में घोल बना के, जैसी सुविधा आपके पास में हो।
मुख्यतः ये बेंचुरी से परफेक्ट जाता है, जिसका कारण आप ये जो पाइप देख रहे हैं, इसको जितना बंद करोगे, जितना खोलोगे, उतनी मात्रा में चला जाएगा। अगर आपके यहाँ पे जैसे समझ लीजिए 2 घंटे लाइट चल रही है, तो आप ज्यादा मात्रा में देके जल्दी कर सकते हैं। ड्रिप इरिगेशन होता है तो उसमें थोड़ी थोड़ी मात्रा में कर सकते हैं, लेकिन बेंचुरी के सहायता से आप परफेक्ट रूप से खेत तक पहुंचा सकते हैं। ये हो गया अपना जीवामृत। अब इसके बाद आता है बीज अमृत। आपने सुना होगा फंगीसाइड, फंगस लगती है, दाने अच्छे कल्ले नहीं देते, और जो बीज उपचार मार्केट में जो केमिकल मिलता है उसके माध्यम से बीज उपचार किया जाता है। तो आप बीज अमृत की सहायता से बीज को उपचारित कर सकते हैं। बीज अमृत में जो आप बीज उपचार करते हैं उसके लिए आपको 2 लीटर ये जो गोमूत्र लगेगा। उसके बाद आप 2 किलो उसमें गोबर का प्रयोग कर सकते हैं। देसी गौ का चलेगा? देसी का, देसी प्राकृतिक खेती में देसी गाय ही महत्वपूर्ण है। भैंस का ज्यादा मात्रा में डालना पड़ेगा, क्योंकि उसमें नहीं डाल सकता, मैंने ये नहीं बोल रहा नहीं डाल सकता, ज्यादा मात्रा लगेगी फिर उसकी, क्योंकि उसमें सूक्ष्म जो तत्व होते हैं वो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। हाँ, नहीं, वो आपके अनुसार। अगर आप 1 क्विंटल का बीज उपचार कर रहे हैं तो 2 किलो वो उसके लिए पर्याप्त नहीं रहेगा, फिर उस ज्यादा मात्रा में डालना पड़ेगा। मैं आपको ज्यादा से ज्यादा 5 से 10 के बीच में बताऊंगा। तो आप 2 किलो गोमूत्र ले ले, 2 किलो गोबर ले ले, और उसमें बुझा हुआ चूना डाले, तो इतने में आपका 10 किलो के समथिंग बीज उपचार हो जाएगा। इसको मतलब तीनों चीजों को मिक्स कर ले, मिक्स करके दाने के ऊपर अच्छे से रगड़ ले, जिससे कि बीज में ये गोबर, गोमूत्र और चूना चिपक जाए और उसको खेत तक पहुंचा सकते। सभी फसल के लिए, सभी फसल के लिए, सभी अनाज के लिए। और इसके बाद हो गया अपना आच्छादन। आच्छादन मतलब आपने ये सुना होगा, ये जो अपनी जैसे गन्ने की फसल है, इसकी पत्तियां हैं, तो इनको जलाना नहीं है, इनको मल्चिंग के रूप में उपयोग करना है, जो आच्छादन बोला जाता है प्राकृतिक रूप में। जैसे मल्चिंग सुना होगा आपने, पन्नी की मल्चिंग की जाती है, उसी प्रकार से जो फसल है आप लगाएंगे बीच में, जैसे गन्ना लगाया, गन्ने में उपयोग कर रहे हैं आप प्राकृतिक खेती का, तो आपको वो पत्ती जलाना नहीं है, आच्छादन करनी है बीच में। उसके भी फायदे हैं, जैसे कचरा नहीं होना, मोटी पत्ती, सकड़ी पत्ती, कचरा नहीं होता आच्छादन के साथ में, और आपका मॉइस्चर अधिक टाइम तक रहेगा फसल में, वाष्पीकरण ज्यादा नहीं होगा, मिट्टी की गुणवत्ता सुधरेगी। उसका कारण है जैसे आपका वाष्पीकरण नहीं होता, अगर आच्छादन आप करते हैं, वाष्पीकरण नहीं होता, तो भुरभुरापन जो अंदर आप देखते होंगे, जितनी ज्यादा नमी होगी मिट्टी उतनी ही नरम होती जाएगी ज्यादा टाइम तक अगर रखें, और उसमें ज्यादा समय के बाद अगर आप पानी छोड़ोगे तो उसमें एक अलग ही प्रकार की सुगंध आती है। तो इससे प्राकृतिक रूप से आच्छादन बोला जाता है। और अब जो हम बताने वाले हैं लास्ट पॉइंट, वाष्पा। आपने सुना होगा वाष्पा के बारे में, सुभाष पालेकर जी बताते हैं। वाष्पा का मेन काम जो आच्छादन के द्वारा आपने जो आच्छादन किया है, तो उसमें जो केंचुए होते हैं, केंचुए ऊपर आते हैं, जो प्रक्रिया करते हैं, जो कल्टीवेशन करते हैं, तो इस आच्छादन की सहायता से जो किसान का मेन मित्र कीट है केंचुआ, वो ऊपर आता है। तो अब अपन ये जैविक केंचुए खाद के बारे में बात करेंगे। तो पहले मैं बता दूं, केंचुआ खाद बनाने के लिए आपके पास में या तो टैंक होना चाहिए या फिर बर्मी बेड होना चाहिए। जैसे ये 12x4x2 का है, 12 लंबा, 4 चौड़ा और 2 छोटा, 2 फुट। और या इसके बाद आपके पास में टैंक होना चाहिए, जो सीमेंटेड टैंक बनते हैं। और अगर आप नीचे करना चाहते हैं तो उसके भी कुछ नुकसान है, जैसे पन्नी, अगर पन्नी आपकी फट गई तो केंचुआ नीचे चला जाएगा, और अगर आपका कंप्लीट बन चुका है केंचुआ खाद, तो उसको खाने के लिए कुछ नहीं बचेगा, तो वो नीचे चला जाएगा, मतलब आपका केंचुआ वेस्टेज हो गया। तो जैसे मछली पकड़ने वाली स्टिक होती ना, उसमें फंसा दो और
मछली पकड़ लो तुरंत। हाँ केचुआ को अलग कर दिया जाता है जब खाली कर। हाँ, छनाते हैं, इसे छनवाते हैं। केचुआ अलग कर। हाँ, केंचुआ दूसरी जगह फिर डाल देते हैं। समस्या हल और करो। हाँ जो नाटक वगैरह जो बनाते हैं, हाँ उसमें विशेषज्ञ लोग बताते हैं कि ये कवर डाल डाले लोहे के, हाँ। तो वो भी कहीं गल जाती है, तब वो पावर नहीं नहीं, इतना नहीं होता चाचा, हमने करके देखा। कल्टीवेशन जिसका इसका अपन करते हैं 4-5 दिन में। अगर आप 4-5 दिन में रेगुलर कल्टीवेशन करेंगे, वो उसका एक कारण है कि आप जो बोल रहे हैं ना, वो नाडेप व्यवस्था है। नाडेप में क्या होता है कि जो गोबर होता है उससे निकलती है मीथेन गैस, और मीथेन गैस आप जानते हैं ज्वलनशील है। ज्वलनशील चीज में अगर लोहा भी डालोगे तो गर्म होके तो वो गलेगा, लेकिन इसमें नहीं गलता। ये जैविक खाद है, इसमें कुछ भी डाल दोगे आपको ठंडा करना पड़ेगा, तभी आपका केंचुआ बचेगा। क्या क्या डाला है? ये गोबर बस। जैसे आप ये बेड देख रहे हैं, ये जैविक केंचुआ खाद वाला बेड है, 12x4x2 का है। इसमें सबसे पहले आपको 15 से 20 दिन पुराना गोबर लेना है, और भूसा होना चाहिए, भूसा। तो सबसे पहले आपको इस बेड के अनुसार मैं आपको बताऊं, 15 से 20 दिन पुराना गोबर होगा। कितना होना चाहिए इसमें मतलब 20 क्विंटल 22 क्विंटल के समथिंग बनेगा। नहीं तो कितना गोबर लिया? 22 क्विंटल। जैसे आपने जो बेड ले लो, तो आपने 4 अंगुल की भूसा की परत डालने है सबसे पहले नीचे। बाको भी एक कारण है मॉइस्चर मेंटेनेंस करेबे के गाजे। बाके बाद आप 1 फुट गोबर डाल ले, बापे अच्छे से पानी छिड़काव करने, और फिर बाकी ऊपर से एक परत भूसा की फिर से डाल ले। प्यार भी कर सकत। बाको एक कारण क्या 4 इंच करना है, 1 फीट करना है। गोबर के ऊपर 1-1 फीट की डालेंगे आप। वो क्या है कि पानी जाएगा, उसमें मॉइस्चर बना के रखेगा। अगर केंचुए को खाने को नहीं मिलता तो वो उस भूसे को खाने लगेगा। जब आपकी ऊपर की 1 फीट की परत पूरी बन जाएगी तो केंचुओं को खाने के लिए उपलब्ध नहीं रहेगा। आप जैसे ही केंचुआ निकालोगे, जैसे आपने इकट्ठा किया, ऊपर की परत निकाली, तो केंचुआ नीचे चला जाएगा, भूसे में जाके बैठ जाएगा, तो उसको वहां खाने को मिलेगा। आप फिर दूसरी परत निकालोगे, तो अपन ने जो नीचे तक डाली है ना परत, नीचे 4 फुट की जो परत डाली है, तो उसको तो आप निकालोगे नहीं, क्योंकि आपको केंचुआ भी बचाना है। तो आप 2 फुट वो निकाल के और 4 अंगुल की छोड़ दोगे, तो आपका केंचुआ नीचे बच गया। केंचुआ नीचे चला गया तो आपने दोबारा फिर उसी बेड को भर दिया, तो वो फिर से खाना पीना, उसका जो सिस्टम है, जो रूटीन है, वो करता रहेगा। मतलब इसको निकालते रहते हो, डालते रहते हो? हाँ हाँ। नेक्स्ट विधा हम आपको आजीविका से संबंधित बताएंगे। याद नहीं है मैं का? याद नहीं है। आजीविका से ये जो अपन ने मैटर बताया ना, ये आजीविका से संबंधित है। और महिला सशक्तिकरण, जो नेतृत्व क्षमता जो आप CMCLDP या BSW के माध्यम से सीख रहे हैं, जो महिलाएं अपनी आजीविका बनाना चाहती हैं, उसके विषय में हम आजीविका मिशन के संबंध में आप सभी को बताना चाहेंगे। जैसे अभी आपने देखा ये पैकेट, ये 5 kg का है और जैविक प्रोडक्ट है, जो फसलों में किसान उपयोग करते हैं। ये बागवानी के लिए उपयोग किया जाता है। तो मैं आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश शासन की जो NRLM विभाग है, उसके माध्यम से महिलाओं के समूह बनाए जाते हैं, और महिलाओं को आर्थिक और मानसिक नेतृत्व क्षमता के विषय में भी बताया जाता है। उनकी आर्थिक स्थिति भी सुधारी जाती है। अभी फिलहाल में आपने देखा होगा चिचली ब्लॉक में जो जनपद है, वहां पे दीदी का कैफे डाला हुआ है, दीदी का कैफे, तो वह NRLM से संबंधित है। जो भी महिलाएं NRLM से जुड़ना चाहती हैं, वो स्व सहायता समूह अपना बना सकती हैं। उसमें उसको आर्थिक रूप से भी सहायता मिलेगी। ऐसी मतलब जो कुछ करना चाहती हैं, लोन लेना चाहती हैं, अपना व्यापार चालू करना चाहती हैं, चाहे वो कंगन बनाना हो गया, दाल बनाना हो गया, कपड़ा बनाना हो गया, सिलाई हो गया, CSC सेंटर हो गया, सबकी सेंटर सिटी में प्रशिक्षण दिया जाता है। हाँ, खाना पीना सब वहीं पे। अगर कोई महिला उस विषय में जानकारी चाहती तो हमारे माध्यम से, और जो चिचली ब्लॉक प्रबंधक हैं नीतीश भसेड़िया जी हो गए, या फिर जो ग्राम प्रभारी मैडम है, उनके माध्यम से आप सभी को जानकारी मिल जाएगी।
जैसा कि हम आपको हॉर्टिकल्चर से संबंधित बात बताएं तो ये हमारे द्वारा 50 पौधे लगाए गए हैं। आप किस प्रकार से हॉर्टिकल्चर से जुड़कर अपना व्यापार स्टार्ट कर सकते हैं। अगर किसी ने सुना हो सूक्ष्म उद्यम योजना जो हॉर्टिकल्चर के माध्यम से संचालित की जा रही है और जिसमें छोटी छोटी इकाइयां डलना है, प्रसंस्करण इकाइयां। अब जैसे आप ये आंवला का पौधा देख रहे हैं तो आंवले से क्या क्या बनाया जा सकता है। अचार हो गया, मुरब्बा हो गया, कैंडी हो गई और भी बहुत कुछ जो हमारी जानकारी में आपकी जानकारी में हो। हाँ, तेल रहता है। ह्यूमिनिटी बढ़ाई आजकल जो जब से कोरोना चला है तो ज्यादा ही मांग हो गई इसकी। तो जैसे आप हॉर्टिकल्चर से जुड़ते हैं अपने पंचायत स्तर पे भी काम कर सकते हैं। आपके ज्यादातर किसान ही होंगे तो अपनी मेड़ों पे जैसे हमने बनाया है, लगाए हैं 50 पेड़, तो इससे हम प्रोडक्ट भी तैयार कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं आप लोगों का उस क्षेत्र में जुड़ना, इसके लिए आप हॉर्टिकल्चर से मिलें, अपना रजिस्ट्रेशन कराएं, आवेदन डालें पंचायत स्तर पे नरेगा से, इससे आपके पौधे लग जाएंगे। पौधे लगा के आप उनसे फल उपलब्ध करेंगे तो फायदा तो होगा ही होगा। जैसे हमने ये आम के पेड़े लगाए हैं और आंवला के पेड़े लगाए, तो आप पूरी साइड पे देख रहे हैं आंवला और आम लगे हुए हैं। ये आंवला 3 साल का है और वो आम है ना वो 5 साल का, और वो भी फरा हुआ था, फल उसमें लगे थे। सीजनेबल सिर्फ हमारे पास में 12 महीने वाली भी है हर एक सीजन में उपलब्ध होते हैं ना, और इससे कुछ नुकसान भी नहीं है। अगर आप खेती के जगह पे लगा रहे हो तो 8 महीने इसमें पत्ती नहीं रहती, 4 महीने धान के टाइम पे पत्ती रहती है बरसात में, और इसका कुछ ज्यादा छांव की समस्या भी नहीं है। आप देख रहे हैं बिल्कुल छांव खत्म है, तो इसका जो प्रकाश संश्लेषण वो भी अच्छी तरीके से होता है, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें आंवले के पौधे में। प्रकृति में 6 रस होते हैं। पहला 5 रस, खट्टा, मीठा, तीखा, नमक, ऐसे 6 रस होते हैं। तो उसमें क्या होता है, खेती में जो सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं उनकी पूर्ति के लिए आंवले का प्रयोग षड्रस में किया जाता है। आंवले में 6 रस होते हैं। आप जब आंवले को खाते हैं ना तो उसमें आपको खाते समय कई स्वाद आते हैं। खाते समय पर खाने के बाद आपको मीठा लगेगा, कसैला लगता है, कसैला एक रस होता है, कसैला होता है मतलब कड़वा। और एक हो गया आपका मीठा, खट्टा, कसैला, तीखा और नमक, ऐसे 6 रस होते हैं। सिर्फ प्रकृति में आंवला ही एक ऐसा फल है जिसमें 6 रस होते हैं और एक साथ होते हैं। बाकी आपको मीठा खाना है तो बी हो गया आपका, मीठे अलग फल होते हैं, खट्टे अलग फल होते हैं, लेकिन प्रकृति में हमारे पास आंवला एक ऐसा फल है जिसमें 6 रस एक साथ होते हैं। धरती माँ को साक्षी मानते हुए यह शपथ लेता हूँ कि नशा से दूर रहूंगा एवं लोगों को प्रेरित कर जैविक खेती की ओर ले जाने में अपना प्रयास करूंगी तथा लोगों को जैविक खेती के प्रति जागरूक करूंगा। यह शपथ लेते हैं। अपनी बात हो रही थी अजोला, आखिरी जो पॉइंट है अपनों के बारे में और बता दे। अजोला फिलहाल की स्थिति में बरसात की वजह से ज्यादा बरसात भाई तो हमारे पास में बचो नहीं है। तो जैसे हम अजोला के बारे में बताएं तो अजोला एक जलीय फल है और जो तालाबों में जहाँ पे ज्यादा पानी भराव की मात्रा रहता है होता है डाल हो जाता है। हालांकि जो प्राकृतिक रूप से पैदा नहीं हो, जो कहीं कहीं मिल पाता है, जैसे बनखेड़ी में जो गौशाला है वो तब प्राप्त हो जाए अजोला। जाको जो उपयोग है, एक तो आप पशुओं खिलावे का जाए, जैसे कैल्शियम, कार्बोहाइड्रेट जो तत्वों की आवश्यकता पशु रहता है, बाकी का जो उपयोग करो जाता है अजोला को। दूसरा खेती के संबंध में भी उपयोग करो जाता है। खेती में जैसे अपन देखा था जो धान लगाते हैं अपन, हाँ ग्रीन पर जलीफन, हाँ धान के ऊपर
तो अगर उस विषय में, हाँ, पानी वाष्पीकरण कम होता है उसमें, और यूरिया की मात्रा होती है अधिक, और आगामी फसल के लिए 80% तक यूरिया प्राप्त हो जाता है उससे, अगर आप धान में उपयोग कर रहे हो। आपको मैं एक बार और बता दूं, हमने सबसे पहले प्राकृतिक खेती के संबंध में बात की, उसके बाद जैविक खेती के संबंध में बात की, और उसके बाद अपनी आजीविका से संबंधित खेती के संबंध में बात की, चर्चा की, और उसके बाद अपन ने हॉर्टिकल्चर से संबंधित चर्चा की। इसके बाद अपन पशुपालन, ये हमारी गौशाला में आए। यहाँ पे मधुमक्खी वो लास्ट का मैटर है, जो आपका अभी नहीं हुआ है, ये इसमें नहीं है। जो हमने बताया, जो हमारे द्वारा आपको ट्रेनिंग मिली है, उस संबंध में बोल रहा हूँ मैं आपको। उससे पशुपालन से संबंधित मैंने बताया, और उसी के साथ मैंने जो अजोला होता है उससे संबंधित बताया। तो मैडम का ये पूछना है, आप स्टेप बाय स्टेप एक एक करके ये बताओ कि हमने स्टेप बाय स्टेप आपको क्या बताया। पहले प्राकृतिक खेती बताई। अब प्राकृतिक खेती में 4 चीजें बताई हमने आपको, जीवामृत, बीजामृत, आच्छादन और वाष्पा। इसके बाद जैविक खेती के बारे में बताया। अब जैविक खेती में हमने आइसिनेसिया, जो 40 केंचुआ होता है ऑस्ट्रेलियन, वो खाद कैसे बनाता है, इसके दाने क्या हैं, इसको वर्मी बेड 12x4x2 के में कैसे रखा जाता है, कैसे डाला जाता है बनते टाइम, हाँ। और उसके बाद उसको निकालने का प्रोसेस बताया हमने। इसके बाद अपन चले गए आजीविका से। आजीविका से कैसे जुड़ना है आपको, महिलाएं किस प्रकार से आर्थिक रूप से, नैतिक रूप से कैसे सशक्त हो सकती हैं, अपना व्यापार कैसे स्टार्ट कर सकती हैं, इसके विषय में बताया। इसके बाद हमने आपको हॉर्टिकल्चर से संबंधित जानकारी दी कि आप पौधा लगा के किस प्रकार से आर्थिक रूप से उसमें कमाई कर सकते हैं। अब उसके साथ हमने जो आपको प्रधानमंत्री जी की सूक्ष्म उद्यम उन्नयन योजना, जिसके तहत लघु क्या बोलते हैं, प्रसंस्करण इकाइयां डल रहा है, छोटी छोटी। जैसे आपने डेयरी डाली, डेयरी से आप दूध निकाल रहे हैं, दूध से आप पनीर बना रहे हैं, तो वो एक प्रसंस्करण इकाई है। पनीर बनाना, खोवा बनाना, तो वो प्रसंस्करण इकाई है। जबकि आपका बिजनेस क्या है, डेयरी, तो सरकार क्या डलवा रही है, आपकी प्रसंस्करण इकाई। तो आपको डेयरी में जो पनीर कैसे बनाना है उस विषय में बताया, सॉरी अब बताया। प्रसंस्करण तो मैंने वो क्या बोलते हैं, ये आंवला की कैंडी वगैरह के विषय में बता दिया था। प्रसंस्करण वो भी एक छोटी सूक्ष्म योजना है, जिसके तहत आपके आंवला की कैंडी और अचार वगैरह बना सकते हैं पैकेजिंग से। इसके बाद अपना ये क्या बोलते हैं, पशुपालन से संबंधित हो गया। तो अपन गौशाला में आए, हमने हमारा मोटिव बताया कि हमारा गाय भैंस नॉर्मल स्थिति किस वजह से। तो उस पे आपकी अपनी जो अजोला से संबंधित बात हुई थी। तो अजोला का उपयोग पशुपालन के जो तत्वों के लिए किया जाता है, कैल्शियम, कार्बोहाइड्रेट, जो भी उसको आवश्यकता है उसमें प्राप्त होता है। इसके बाद अजोला का उपयोग खेती में भी किया जाता है, खासकर धान की खेती में। अगर जैसे धान लगाते हैं और 15 दिन बाद उसमें पानी, खाद खतौरा दे के पानी भर के अगर अजोला को धान में डाल दिया जाए तो पानी की समस्या कम हो जाती है, क्योंकि वो फैलता है पूरे में। आपका 25 से 30 दिन में पूरे खेत में फैल जाएगा, तो पानी की समस्या वाष्पीकरण ना होने के कारण हो जाएगी खत्म। और दूसरा, आपको इसमें यूरिया की मात्रा और मिलेगी। और जैसे अपन जब काटते हैं धान को, तो अगली फसल के लिए वो है, उसमें हरी खाद मल्चिंग के रूप में आप मिक्स करके गेहूं को भी उससे यूरिया प्राप्त हो जाएगा। इतने विषय में बात हुई अपनी। कटने के बाद गेहूं की फसल के लिए हाँ, आप कल्टीवेशन करोगे तो उसमें मिक्स हो जाएगा, तो यूरिया की हरी खाद जो होती है। आज हमारी विस्तृत चर्चा हुई, जिसके द्वारा निष्कर्ष के तौर पर हम कह सकते हैं कि यदि हम जैविक खेती में प्रयास भी करते हैं तो निश्चित रूप से हम अपनी आर्थिक स्थिति और स्वास्थ्य को देखते हुए कहीं ना कहीं उसमें अच्छा कार्य कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? जैसे हम अपनी आय बढ़ाते हैं और हम बीमार होते हैं, हमारा परिवार में कोई सदस्य बीमार होता है, तो हमारी आय का आधा रुपया जो रहता है वो हम कहीं ना कहीं हॉस्पिटल या डॉक्टरों के चक्कर में लगा देते हैं। दूसरी बात, एक फायदा और क्या होगा, जो पशुधन हमारा है, गौ माता है, गऊ है, जो दर दर की ठोकरें खा रही,
वो हमारी एक एक सार में भी यदि बंधाएंगी तो 1 ग्राम गोबर में 32 करोड़ सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। 32 करोड़, कितने शून्य लगेंगे? मतलब कल्पना करें, जब 1 ग्राम में इतनी शक्ति है तो 1 किलो में कितनी शक्ति होगी? मतलब कल्पना करना थोड़ा कठिन है। तो कहीं ना कहीं शारीरिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक और अन्य रूप से भी ये हमें फायदेमंद है। तो हमें मन में जिज्ञासा है कि आप लोग कर सकते हैं क्या ये काम अपने स्तर पर? अपना स्तर विस्तृत ना हो, सूक्ष्म हो, सूक्ष्म जीव है उसमें, तो हम भी अपना कार्य सूक्ष्म तरीके से छोटे रूप से करें, एकदम से बड़ा रूप धारण ना करें कि हमें 5-10 गैये ही चाहिए, देसी चाहिए। नहीं, 1 गाय पर्याप्त है। क्यों पर्याप्त है? क्योंकि 1 ग्राम में करोड़ की बात चल रही, जबकि वो एक दिन में कितना गोबर उत्पादन दे देती होगी? 5 से 10 किलो, है ना। और उसका गोमूत्र यदि उसको संकलित करते हैं, एकत्रित करते हैं, तो मैंने तो ये भी सुना है कि आप कुछ नहीं कर सकते तो देसी गाय का गोमूत्र है, उसको यदि आप ऐसे ही छिड़क देंगे तो उसमें भी जीव उत्पन्न और वो मिट्टी को सुधारने का कार्य करने लगे। तो हम प्रयास करेंगे, जब तक प्रयास नहीं करेंगे कुछ होने वाला नहीं है। तो यही मेरा अंतिम है कि प्रयास, जिनके पास व्यवस्था है वो कीजिए, धन की आवश्यकता नहीं है, देसी गाय पर्याप्त है और पकड़ के बांधने की जरूरत सी नहीं है। आप चाहो तो इच्छा शक्ति प्रबल हो जाएगी, देसी गोबर तो पहुंच जाएगा, गाय नहीं पहुंचेगी, पर देसी गोबर आपके घर। तो छोटे छोटे डिब्बा बना लो, जरूरी नहीं है कि ट्राली भर चाहिए, ठीक है ना। तो एक थैया बाल्टी बड़ी सी पैकेट ले लो, उसमें प्रयास करें। आज की कार्यशाला पूर्ण हुई है, परिणाम आप तब लिखेंगे जब हम कुछ कर पाएंगे, ठीक है। हमारा परिणाम निकला, उपस्थिति आपकी हुई, हम जो परिणाम लिखेंगे उपस्थिति आपकी हुई, आपने ये सीखा है, आपको जो गतिविधि विषय के अंतर्गत थे उनके माध्यम से बताया गया है ना, समूह के माध्यम से, ये हमारी उपलब्धि हो जाएगी। अब आपकी उपलब्धि क्या होती है वो आपको तय करना है कि आप इस पर कार्य कर पाते हैं या, और सबसे बड़ा तो असाइनमेंट लिख पाते कि नहीं। पहला टास्क है आपका, 19 लोग 20 लोग हो, अगले संडे को ये वाला असाइनमेंट लिख के ही लाना है, यही उपलब्धि हो जाएगी हमारी। तो अब उपलब्धि आप दे पा रहे हो नहीं वो ठीक है। मैडम जी आभार कुलदीप भैया का। चाय के पहले ही अपन आप लोग पहले ये रजिस्टर में जो 10 हस्ताक्षर कर लीजिए, MSW BSW, MSW और BSW। और जिस तरह हमारे पूर्व छात्र कुलदीप भैया के यहाँ जो कार्यशाला हुई, वैसे कुलदीप भैया जो है जब BSW कर रहे थे, जब से उनका रुझान था कि हम कुछ एक नया करें, और हमने देखा है उनकी लगन भी बहुत अच्छी थी। जब क्लास में आते थे तो उनकी एक ही बात थी कि हम कुछ नया करेंगे। और आज उनने, जब पौधा छोटा होता है ना तो जो माली होता है उसे देखता है और फिर उन्हें खाद और पानी देता है और फिर उसे बड़ा होता हुआ देखता है। जब वो बड़ा हो जाता है तो उसके मन में कितनी प्रशंसा होती है, कितनी प्रसन्नता होती है, जो माली को पता होता है। आज हमारे कुलदीप भैया ने इतनी अच्छी व्यवस्था के साथ इस कार्यशाला को और अपनी जैविक खेती जो वो कर रहे हैं, प्रैक्टिकल भी कर रहे हैं, थ्योरी भी कर रहे हैं और आप लोगों को सुझाव भी दिए। हम बड़े प्रसन्न हैं और आभारी हैं कुलदीप भैया के, जो आपने यहाँ बुलाए, हम सब लोग यहाँ आए और आकर इस कार्यशाला के अंतिम पड़ाव पर, और उन्हें सिर्फ कार्यशाला नहीं बल्कि एक मेहमानी स्वागत जो होना चाहिए उसमें भी कमी नहीं राखी। इसलिए हम उन्हें हृदय से बधाई देते हैं, आभार व्यक्त करते हैं। जैसा आज हमने आपको ट्रेनिंग दी और आपको क्या समझ में नहीं आया, क्या समझ में आया, तो आप मुझसे मोबाइल के माध्यम से भी संपर्क कर सकते हैं।
आगामी समय में अगर कोई आपसे पूछेगा, जैसे आप नेतृत्व क्षमता विकास कार्यक्रम का काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आपसे कोई किसान पूछेगा जिस मकसद के लिए आप काम कर रहे हैं, आप ज्ञान लोगे, किसानों को ज्ञान दोगे, अपने घर में दोगे, या किसी को भी कोई भी समस्या आती है तो मुझसे कांटेक्ट करके आप इस विषय में संपर्क कर सकते हैं। और आखिरी बात कि हमारे द्वारा ये वीडियो भी बनाया गया है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें और शेयर भी जरूर करें वीडियो। मैं अपना नाम लीजिए सभी, मन में लेना, मन में। आज इस धरती माँ को साक्षी मानते हुए यह शपथ लेता हूँ कि लोगों को जैविक खेती के प्रति जागरूक करूँगा एवं गांव में जाकर घर घर लोगों को जैविक खेती करने के लिए प्रेरित करूँगा। रासायनिक खेती को बंद करने का पूर्ण प्रयास करूंगा एवं अपने कर्तव्य को जैविक खेती के लिए हमेशा तत्पर रहूंगा। भारत माता की